जय हिंद। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए आज अगले इसी कड़ी में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें आइए पढ़ते हैं और उससे संबंधित जितनी भी ब्रीफ जानकारी है इसी वीडियो में जानेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे है और पहला प्रश्न जो होने वाला है, भारत में केवल एक ही नागरिक और एक ही अधिवास है। मतलब कि भारत में एकल नागरिकता है और मतलब कि भारत में रह सकते हैं तो भारत के लिए ही रहेंगे। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। तो यह मेरे प्यारे साथी यह गलत है। जो जहाँ जन्म से नागरिक हो या न हो, चाहे कभी भी बाद में नागरिक बनता हो, वह राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए यह नहीं है। अमेरिका में जन्म से जो व्यक्ति नागरिक है अमेरिका का, वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में इसे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको नागरिकता मिली है उसे कदाचार के उल्लंघन के रूप में या कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में नागरिकता प्राप्त कर लेता है, बस जाता है, तो ऐसे या कोई पागलपन का शिकार हो गया है तो उसकी नागरिकता यहाँ पे जब्त कर ली जाती है, नागरिकता ख़त्म कर ली जाती है। इसलिए यहाँ पे केवल एक जो है सही है और ऑप्शन ए यहाँ पे सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बता दें कि 5 से 11 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वे सभी नागरिकता से संबंधित है और भाग 2 में यह आता है, भाग 2 में। अब जैसे जो 5 है, अनुच्छेद 5 है, इसमें नागरिकता कैसे ली जा सकती है उसके बारे में बताया गया है। तो कुल 5 तरीके से नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। हम इसी वीडियो में आगे जो है इसे समझेंगे और पूरा जानकारी भी है। और छठे वाले में बताया गया है कि अगर पाकिस्तान से कोई आता है, जैसे विभाजन जब हुआ तो पाकिस्तान में कुछ लोग जो भारतीय विचार के थे, भारत में आना चाहते थे, तो उनके लिए कुछ प्रावधान किए गए, जबकि अब आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसका कोई महत्व नहीं है। साथ का भी यही है कि जो व्यक्ति, जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे थे भारत में, वो उन्हें पाकिस्तान शुरू में तो अच्छा लगा और पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में उन्हें वहाँ जाने के बाद उनके अनुसार या उनके कार्यों के या मन के अनुरूप सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने वापस आने का फैसला कर लेता है। तो उसके लिए अनुच्छेद 7 में यहाँ पे प्रावधान बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ मापदंड हैं। ये नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड हैं, इसे आप समझते हैं। आपको अगर नागरिकता प्राप्त करनी है, भारतीय नागरिकता, तो क्या क्या करने होंगे और यह कैसे हमें मिलेगा। तो हमने बताया 5 तरीके से हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो 1955 अधिनियम जब संविधान बन के तैयार हो गया तो उसमें अनुच्छेद बस दिए गए थे, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक। उसके बारे में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी जिससे हर व्यक्ति को इसमें शामिल किया जा सकता हो। वह बस नॉर्मल ऊपर ही नियम बनाए गए थे। लेकिन बाद में 1955 में नागरिकता प्राप्त करने वाले 5 तरीकों को यहाँ पे निर्धारित किया गया और उसके अंदर भी कंडीशन वगैरह डाले गए। 5 तरीके कौन हैं? तो जन्म से कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है, वंश से भी बन सकता है, अगर उसका वंश चल रहा है, दादा दादी पहले भारत में रहे हों तो उनके हिसाब से उनका नागरिकता चलता रहता है। पंजीकरण, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण कराता है, और देशीकरण साथ में क्षेत्र समावेश, जैसे सिक्किम हमारे भारत
में आके मिल गया, तो जो सिक्किम के लोग थे वह भी भारत की नागरिकता उसी समय प्राप्त कर लिए जिस दिन भारत में उनका विलय हुआ। तो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तो जन्म से किस तरीके से हम नागरिक हैं भारत के। देखिए लिखा है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, भले ही उसके माता पिता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। यह 2 डेटों के बीच की ही जानकारी बता रहा है। इसके बीच में अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो और उसके माता पिता, ठीक है, अगर वो भारत में पैदा हुआ हो, लेकिन मान लीजिए कि उसके माता पिता किसी भी देश में पैदा हुए हों या उनका नागरिकता कहीं भी हो, लेकिन वह इस समय में अगर वह भारत में पैदा हुआ होगा तो वह भारत का नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, तो वह जन्म से नागरिक बनेगा अगर भारत में पैदा होता है तो। और आज यह परिप्रेक्ष्य नहीं रहा है। अब पाकिस्तान के तौर पर बहुत से पाकिस्तानी होते थे जो वहाँ से प्रेग्नेंट होकर के चले जाते थे भारत में बच्चा पैदा हो जाता था और भारत में उसकी नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन भारत में नागरिकता मिल जाती थी, लेकिन वह अपने जो क्रियाकलाप है, आतंकवाद है, उसमें उसको शामिल करके भारत की तरफ से कुछ एजेंडों में वो विरोध करते थे या भारत के प्रति गलत गढ़ंत रचना रचते थे, जिससे बाद में भी देखिए आगे क्या नियम लाए गए कि 1 जुलाई 1987 को इस दिन फिर से परिवर्तन किया गया। देखिए 1955 में पूरी तरह से यही नागरिकता के लिए जन्म से जो है बनाया गया था, लेकिन फिर 1987 में नियम फिर इसमें परिवर्तन किया जाता है कि भारत में पैदा हुआ अगर कोई व्यक्ति है, भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन जोड़ दिया गया कि इसमें जो है मदर या फादर में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर देखिए 2000 इसके अलावा फिर 3 दिसंबर 2014 को एक और इसमें संशोधन कर दिया गया। 2014 में, पहले तो 1987 में किया गया, फिर 2004 में किया गया। और यहाँ भी बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वह नागरिक तभी होगा जब उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक हों या जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरे बच्चे के जन्म के अवैध प्रवासी न हो। देखिए इसमें कुछ कंडीशन जोड़ा गया कि अगर वह बच्चा पैदा होता है तो उसमें माता और पिता दोनों लोग क्या होंगे, नागरिक होंगे भारत के, तभी उन्हें मिल पाएगा नागरिकता, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा बताया गया कि जिसके माता पिता में से अगर एक कोई भारत का नागरिक हो और दूसरा बच्चा जन्म ले, ठीक है, और वह अवैध प्रवासी ना हो, मतलब कि भारत में विदेश में कहीं रहता हो लेकिन एक नागरिक हो और वह अवैध रूप से कहीं इधर नहीं रहता हो, उसके नागरिकता के प्रति कोई भी कहीं से मतलब कि डिस्प्यूट या उल्लंघन वाली बात न रहे, तब इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 1955 वाला अधिनियम, फिर 1987 वाला अधिनियम, फिर 1904 में अधिनियम बनाए गए थे। इसके बाद जो है अगला है कि भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चे और दुश्मन अलायंस जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो भारत में तैनात जो विदेशी नायक हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे विदेशी लोग होते हैं और जैसे अन्य देशों के राजदूत भी होते हैं जो भारत में आके वह समय मतलब कि अपने देश के लिए काम करते हैं, यहाँ पे एम्बेसी में रहते हैं, तो अपने परिवार को भी लेकर रहते हैं। तो क्या उनके बच्चे भी भारत के नागरिक हो जाएंगे? उनके बच्चे भी भारत में पैदा हो रहे हैं तो नहीं, उनके बच्चे नहीं होंगे। या दुश्मन अलायंस के जो बच्चे हैं अगर भारत में जन्म लेते हैं तो वे भी भारत के नागरिकता के हकदार नहीं होंगे। तो ये रहा जन्म के आधार पर। अब आगे जो होगा
पंजीकरण के आधार पर, शायद इसमें आपको कम दिखे, लेकिन आप सुनते चलिएगा केवल। अब पंजीकरण के आधार पर हम पंजीकरण भी करा सकते हैं, यानी हम भारत में रहना चाहते हैं, भारत हमें अच्छा लगा, तो आप अपने जो है फार्म भर के या उसके लिए आवेदन पत्र दे करके आप भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो पंजीकरण के माध्यम से कैसे होगा, तो यहाँ पे केंद्र सरकार जो है एक आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है, मतलब कि वो भारत का, मतलब कि भारत में कहीं हो, भारत का कहीं भी मतलब कि वह नागरिकता किसी देश के लिया हो, भारत में आया लेकिन अवैध रूप से नहीं, उसके पास प्रॉपर वीज़ा और पासपोर्ट होने चाहिए, तब वो भारत में पंजीकृत कर दिया जाएगा और फिर उसको उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे नागरिकता के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो, यानी अगर पंजीकरण कराना है तो उसे 7 साल तक भारत में पहले रहना होगा, तभी वह पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर पाएगा। अगला, भारतीय मूल के एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान में सामान्य रूप से निवासी हो, कहा जा रहा है कि भारत में रहे, कहीं भी रहे और कहीं भी निवासी हो, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। और व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल भारत में रहा हो। और ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब भारत में किसी नागरिक से निवासी मतलब कि शादी उदी कर लिया है तो वह भी भारत में इसी यानी पंजीकरण के माध्यम से ही नागरिकता प्राप्त कर पाएगा। जैसे सानिया मिर्जा का जो आदमी है पाकिस्तानी, वह भारत में आकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है, वह 7 वर्ष उसको भी यहाँ पे रहना होगा। व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत में नागरिक हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं यहाँ पे नाबालिग बच्चों को छोड़ करके वे चले जाते हैं या पैदा करके यहाँ पे चले जाते हैं किसी तरह से, या भारत में अपने माता पिता के घरों में छोड़ के चले जाते हैं, तो अगर वो नाबालिग हैं तो वह भी भारत में रहते हैं 7 साल, तो वह भी अपने जो है आवेदन पत्र को दे करके पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, यह भी है कि किसी के माता पिता अगर भारत में पंजीकृत हैं नागरिकता के रूप में तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी पंजीकरण के माध्यम से। ये सब देख रहे हैं पंजीकरण के द्वारा होता है। अगला है कि पूर्ण आयु क्षमता का व्यक्ति है, मतलब कि पूरी तरीके से स्वस्थ है और माता पिता में से कोई भी स्वतंत्र भारत का पूर्व नागरिक था, स्वतंत्रता के पहले भारत का कोई नागरिक था माता पिता में से, और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से भारत में रह रहा हो तो वह भी भारत का नागरिक हो जाएगा। देख रहे हैं कि पहले अगर 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति रहता है भारत में तो उसे नागरिकता मिल जाएगी, चाहे वो भारत में किसी से विवाहित हो चाहे न विवाहित हो। उसके बाद अगर नाबालिग के बच्चे हैं, भारत में निवास करते हैं, नाबालिग हैं और उनके माता पिता में से कोई भारत में रहा हो या वंश के आधार पर रहा हो तो उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी। और उसके साथ साथ स्वतंत्रता के पहले उसके माता पिता भारत में रहे हों और उनकी नागरिकता हो तो उन्हें बस 12 महीने यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। एक व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाएगा, एक व्यक्ति है भारतीय मूल का नागरिक माना जाएगा, वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में या ऐसे अन्य क्षेत्र में पैदा हुआ था जो 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया, ठीक है, तो वह भी भारत का नागरिक ही माना जाएगा। भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत होने से पहले उपरोक्त सभी श्रेणियों में उसे व्यक्तियों की निष्ठा की शपथ लेनी होगी कि मैं भारत के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, उसके योगदान उसके विकास में अपना सहयोग प्रदान करूँगा, ये सब शपथ में शामिल होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कि वंश के आधार पर क्या प्रावधान बनाए गए हैं। वंश के आधार पर जो प्रावधान है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 10 दिसंबर 1952 से पहले भारत में पैदा हुआ। देखिए 50 से 52 के बीच में अगर जो भारत के बाहर पैदा हुआ है और भारत के नागरिक है, ठीक है, और व्यक्ति वंशानुगत के रूप से भारत का नागरिक है, मतलब कि भारत में पैदा हुआ हो लेकिन उसके माता या पिता या दोनों भारत के नागरिक हैं, ठीक है, देख लिखा गया है। यदि उसके पिता भारत के नागरिक हैं तो बच्चा कहीं भी पैदा होता है वह भारत का नागरिक ऑलरेडी हो जाएगा। वंश के आधार पर, मतलब कि वंश जो है चल रहा है, वंश यहाँ का है, पैदा कहीं भी हो। और 1992 के बाद भारत से बाहर अगर पैदा हुआ हो तो व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसकी माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, ठीक है। देखिए यही बात है कि उसके बाद भी 1992 में यह भी बताया गया कि भारत के बाहर पैदा हो लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो जाए तो। अगला है कि अगर भारत के बाहर 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ हो और व्यक्ति नागरिकता चाहता है तो उसके माता पिता को यह घोषित करना होगा कि नाबालिग के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है, उसका जन्म 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत है जन्म की, ठीक है। अब 2004 के बाद जो है फिर संशोधन इसमें किए जाते हैं और कहा जाता है कि जो बच्चा है कहीं भी पैदा हुआ हो उसके पिता या माता का जो पासपोर्ट है, मतलब या वह नागरिक कोई है उसके माता पिता में से, और बच्चे के पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए और इसकी जानकारी जो है 1 साल के भीतर दूतावास जो होता है हमारा हर देश में, अब उसका एक कार्यालय होता है जिसे हम दूतावास कहते हैं, वहाँ पे राजदूत बैठते हैं जिसे अम्बेसडर कहते हैं, वहाँ पे पंजीकृत करा देना होगा जन्म की कि हमारा बच्चा जन्म हुआ है और ये भारत का नागरिक ही रहेगा, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा वंश के आधार पर। तो बात तो है कि वही सब मिला के दोनों कि भारत का नागरिक अगर माता पिता में से कोई है और विदेश में कहीं बच्चा पैदा होता है तो भारत का नागरिक होगा। और 2004 के बाद यह भी किया गया कि अब उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं होना चाहिए और दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण होना चाहिए। अब प्रकृतिकरण के द्वारा, ठीक है, अब प्रकृतिकरण के ठीक है, तो प्रकृतिकरण के द्वारा कैसे जो है यहाँ पे अब नागरिकता मिलेगी, यह चौथा प्रकार से है। तो एक व्यक्ति प्रकृतिकरण के द्वारा नागरिकता तभी बनेगा यदि वह 12 साल आवेदन की तारीख से 12 महीने पहले और फिर 11 साल भारत में रहा हो और वह तीसरी अनुसूची में सभी योग्यताएं पूरी करता हो। तो नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची है, उसमें भी वह पूरा होना चाहिए। तो वह प्रकृति यानी अगर भारत में रह रहा हो 12 साल से तो उसे भी भारत का नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। प्रकृति है हमारे जो समाज भी कहा जाता है ना कि अगर किसी भी काम को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति 11 दिन करता है तो उसे आदत हो जाती है, वैसे ही कोई व्यक्ति भारत में 12 साल तक रहता है तो वह भारत का नागरिक ही हो जाता है, क्योंकि भारत के लिए वह काम करना अपने आप को सूटेबल, अपने आप को धर्म समझ लेता है, कर्तव्य समझ लेता है, तो उसे भारत की नागरिक मिलनी चाहिए क्योंकि वह भारत में और तन मन धन से भारत के लिए काम कर रहा है। तो वह प्रकृतिकरण के रूप में उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और यह है प्रादेशिक नियमन के द्वारा।
अब इसमें क्या है कि कोई बाहरी क्षेत्र है भारत का हिस्सा बन जाता है, तो जो भी उस क्षेत्र के लोग हैं वह उन्हें भारत सरकार निर्दिष्ट करेगी और उन लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और जिस दिन से अधिसूचित तिथि होगी, यानी भारत में उन्हें उनके विलय की तिथि होगी, उसी दिन से उन सभी लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो भारत के, वह जो बूढ़े हों चाहे किसी भी उम्र के बच्चे हों, लड़के हों, सबको मिल जाएगी, महिला वगैरह को भी। अगला अधिनियम दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता प्रदान नहीं करता, केवल उपरोक्त प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों के लिए नागरिकता की अनुमति देता है। वंश, जन्म, वंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्रीय निगमन के द्वारा। मतलब कि बता दें कि यहाँ पे बता रहा है कि दोहरी नागरिकता यहाँ पे नहीं है बल्कि एकल नागरिकता है। और यह कहाँ से ली गई है, तो यह ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता का जो प्रावधान है। ऐसे ही बताया गया कि जो है इसमें कई समय के अनुसार संशोधन भी होते गए। देखिए 1987 में संशोधन हुआ, तो 1986 में हुआ, तो 1987 को लेकर प्रावधान बनाया गया कि 1950 से लेकर 1987 के बीच जो भी लोग भारत में पैदा होते हैं तो वे नागरिक समझे जाएंगे। लेकिन फिर 3 का आया कि जो 3 से लेकर 87 से लेकर 3 तक रहेगा, उसमें माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर 2005 में, 2015 में, फिर 2019 में आया और इस तरीके से संशोधन हो चुके हैं। ऐसे ही इन संशोधनों के माध्यम से संसद ने जन्म के तथ्य के आधार पर नागरिकता के व्यापक और सार्वभौमिक सिद्धांतों को संकुचित कर दिया है। मतलब कि अब जो है जन्म के आधार पर जो लोग चाहते हैं कि नागरिकता प्राप्त कर लें, तो उन्हें नागरिकता प्राप्त करने में बड़ी समस्या है, क्योंकि अब उनको माता या पिता में से कोई भी नागरिक होना जरूरी है, या बाहर पैदा होते हैं तो उनके लिए दूतावास में जा करके इसकी जानकारी वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा विदेशी अधिनियम व्यक्ति को यह साबित करने का भार डालता है कि वह विदेशी नहीं है। कुछ नियम भी हैं विदेशी अधिनियम बनाए गए, कुछ विदेशी अधिनियम भी हैं कि उन्हें रक्षा देता है, उनके नागरिकता प्रदान पाने के लिए उन्हें कुछ निर्धारित प्रयास भी भारत के द्वारा कराए गए कि जो व्यक्ति अगर भारत में रहना चाहता है तो वह कुछ दस्तावेज हैं जिसे दे करके वह नियम प्रूव कर सकता है कि वह विदेशी नहीं है, किसी देश के नागरिक नहीं है, कहीं देश में नहीं रहता है। तो देखिए भारत हर तरीके से सोचता है, सही तरीके से भी और उसे उलट तरीके से भी, ताकि किसी को यहाँ पे समस्या ना हो। अब हमने बताया कि 1986 में से जो संशोधन हुए, फिर 1992 में होते हैं और 1902 में होते हैं, ठीक है। ऐसे संशोधन कई बार होते हैं। तो यहाँ पे भी संशोधन को थोड़ा सा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। प्रावधान और मूल नागरिकता अधिनियम के विपरीत है, जिसने भारत में पैदा हुए सभी लोगों को जूस सॉयल के सिद्धांत पर नागरिकता प्रदान की। वर्ष 1986 का संशोधन कम समावेशी था, ठीक है, उतना ज़्यादा मतलब कि पावरफुल नहीं था, इसलिए क्योंकि धारा 3 के तहत में यह शर्त जोड़ा गया था कि जो लोग भारत में पैदा हुए हैं वह 1950 या उसके पहले भारत के नागरिक होंगे, जो 1987 के पहले पैदा हुए हैं। और बाद में यही 2003 में भी लाया गया कि जो लोग भारत में पैदा होते हैं तो वह उनके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक होना चाहिए। 1986 में इसका संशोधन हुआ था। और यही बात 2003 में भी देखा गया कि कुछ घुसपैठी हैं भारत में घुस करके वो अपने बच्चों को पैदा कर दे रहे हैं और भारत का नागरिक बन जा रहे हैं। अब फिर धीरे से वो अभी आ जाके यहाँ पे वो भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन जाएंगे। फिर क्या, ऐसे ही नागरिकता बढ़ती गई भारत की देश की, तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे और रहने के लिए ज़मीन भी कम पड़ जाएगी। तो इसलिए जो है कुछ नियम कठोर बना दिए गए। वही 2004 में उसके बाद जो पैदा हुए लोग हैं उसे बताया गया कि माता पिता दोनों में से नागरिक होने चाहिए,
ठीक है। 87 में क्या बताया गया कि केवल दो एक ही कोई हो माता पिता में से नागरिक, तब भी वो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन अब 2003 में संशोधन जब लाया गया तो वहाँ पे बताया गया कि अगर दोनों नागरिक होने चाहिए, ठीक है, दोनों भारत के नागरिक होंगे तभी उन्हें मिल पाएगा नागरिकता। या तो एक और समस्या जोड़ दी गई कि दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, मतलब कि अगर एक व्यक्ति भारत में नागरिक हो तो दूसरा ऐसे नहीं आया हो, वीज़ा पर भारत में आया हो, वीज़ा वाला सब नियम कानून से वह सब कुछ है। तो फिर यही है कि इस रक्त संबंध के संकीर्ण को भी आगे बढ़ाया गया और यहाँ बताया गया कि जो अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता का दावा नहीं कर सकते, जो अवैध रूप से भारत में घुसे हैं वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और 2015 में देखिए कौन कौन संशोधन हुए। तो हमें बताया 1987 वाला संशोधन हुआ, सबसे पहला हुआ 1955 वाला, फिर 2002 में, 2004 में, फिर 2015 में यहाँ संशोधन किया जाता है। और यह इसमें क्या क्या होते हैं देखिए, इसमें मूल अधिनियम में जो प्रवासी भारतीय हैं OCI मतलब कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसे कहेंगे। और इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, POI, ठीक है, POI, OCI हो गया POI। OCI देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे कि OCI कौन है और POI कौन है। P मतलब कि पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया, ये क्या है कि भारत के ही ओरिजिन है, मतलब भारत में ही इनके माता पिता नाना नानी कोई भी पैदा हुआ होगा, लेकिन ये लोग चले गए बाहर और वहीं पे रहने लगे। तो उनके लिए नियम बनाए गए, क्योंकि उनके भी सगे संबंधी भारत में रहते हैं तो उनकी कुछ सुविधा दी जानी चाहिए, क्योंकि वह वहाँ से पैसे वगैरह भेजते हैं और ज़्यादातर भारत में आते हैं। और OCI को भी भारत मतलब कि ये भी है कि जो भारत में कम रहते हैं लेकिन बाहर ज़्यादा रहते हैं, जो लोग कमाने के लिए जाते हैं उनके लिए OCI वगैरह बनाया गया है। तो इन दोनों को जोड़ करके एक ही बना दिया गया, क्योंकि दोनों लोग एक ही हैं, क्योंकि इनके वंश जो भारत में रहते ही हैं और इनके वंश भी भारत में रहते हैं, इसलिए वंश के आधार पर इन्हें एक में शामिल कर दिया गया। और इनका जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक नामक एक नई योजना यहाँ पे बना दी गई। अब 2015 में यह संशोधन कर दिया गया, यानी बिल्कुल फिक्स कर दिया गया कि POI और OCI को यहाँ पे एक कर दिया जाएगा। 19 में भी एक संशोधन किया जाता है कि जो 6 समुदाय हैं, ठीक है, उनको भारत में आने की, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ छूट दिए गए। जैसे उसमें जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, 3 देश के, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं, यदि 2014 से पहले भारत में प्रवेश किए हैं, भारत में आ गए हैं, देखिए इन देशों के जो लोग हैं, इन देशों द्वारा प्रताड़ित बहुत किए जाते हैं। न इनके नागरिकता के अधिकार हैं, न इनके जो है मूल अधिकार हैं, और न इनकी कहीं घूमने फिरने कोई भी आज़ादी ज़्यादा इनको नहीं मिल पाती है, इनको काम करने तक का अधिकार नहीं मिल पाता है, जिससे ये लोग उस देश को छोड़ करके अपने भारत देश में आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ कम से कम खाने को तो मिलेंगे, काम करने का अधिकार तो मिलेगा, जिससे वे अपनी जीविका आराम से चला पाएंगे। तो इसलिए वे भारत में अवैध रूप से आ जाते हैं, उनके पास कोई भी वीज़ा, कोई भी पासपोर्ट नहीं होता है, फिर भी वह गलत तरीके से घुस करके भारत में आ जाते हैं। तो उनके लिए भी भारत कुछ प्रावधान करता है ताकि उन्हें भी भारत में रहने का अधिकार मिले और एक जो न्यायपूर्ण जीवन है उन्हें जीने को मिले। तो इसमें जो 6 समुदाय हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सभी भारत में 2014 से अगर पहले भारत में घुसे हैं तो उन्हें जो है जो 11 वर्ष की बात की गई है कि 11 वर्ष भारत में रहना होगा। क्या कहा गया है कि जो गलत तरीके से भी आ गया हो, प्रवासी तरीके से आ गया हो, कैसा हो आ गया हो, अगर भारत में रह रहा हो
ठीक है, और वह 12 साल तक भारत में रहता है तो उसके नस नस में भारतीयता घुस जाती है। भारतीयता घुस जाएगी तो वह भी अब भारत ही हो गया, भारत का ही हो गया, क्योंकि नस में जब भारत घुस गया तो अब भारत भारतीय ही कहलाएगा, तो उसे भी नागरिकता ऐसे ही दी जाती है। तो इनके लिए घटा करके जो है 5 वर्ष कर दिया गया कि आपको 11 वर्ष ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है 5 वर्ष से ही भारत में रहेंगे। तो 14 में अगर आए हैं तो 1 साल हो जाएगा, 15 1 साल हो गया, उसके बाद जो है 5 साल और 15 से आएंगे तो 2020 आ जाएगा, और 2020 में उनको नागरिकता, या 2019 तक उन्हें अगर पूरे 5 वर्ष होते हैं तो नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये कुछ नियम यहाँ पे जोड़े गए थे। और अगला है कि 2 अधिसूचनाओं ने प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दी है कि आप पासपोर्ट वगैरह ना भी हो तो ही भारत में घुसे हो तो भी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी नागरिकता। असम में बड़ी संख्या में यहाँ पे बताया गया कि विरोध इसका भी हुआ, क्योंकि बहुत से हिंदू जो बांग्लादेशी थे वह अवैध प्रवासी करके भारत में घुसे थे और उन्हें नागरिकता चाहिए। तो यहाँ पे तो ठीक है ना, जो हिंदू नहीं है अवैध प्रवासी हैं, जैसे मुस्लिम हैं वही भारत में घुसे हैं, तो अब उनके लिए समस्या बड़ी है कि उन्हें अब भारत और बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा उनके मूल देश में। अब यह जो है बिल बांग्लादेश में हिंदू बौद्ध अल्पसंख्यक हैं तो उनके उत्पीड़न से बचने के लिए वही बताएं कि भारत में आना होगा, लेकिन जो मुस्लिम हैं बांग्लादेश में क्या है बहुसंख्यक हैं, तो उनके लिए ऐसा प्रावधान नहीं है। जो अल्पसंख्यक हैं तो उनके जो सम्मान का उनके न्याय का ख्याल हो जाता है, क्योंकि उनके समुदाय के लोग मिल जाते हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए भी। लेकिन जो अन्य समूह से हैं जिनकी अल्पसंख्यक हैं तो वे अपना दबाव नहीं बना पाते हैं और उन्हें वे शिकार हो जाते हैं ऐसे गलत समस्याओं का। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने जितने भी संशोधन हुए थे और नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार बिल्कुल लाइन टू लाइन समझे हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या है, आपको न समझ में आया हो, तो आप बेहिचक हमें कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको पूरे सिद्धोदत्त के साथ आपके सहायता करूँगा, उसमें जानकारी को ऐड करूँगा। अगला जो प्रश्न है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। देखिए 2015 का जो संशोधन है आपने पढ़ा है और देखिए इसी से संबंधित आप देखेंगे के अंतर्गत कौन भारतीय कार्ड धारक नागरिकता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं है। हमने बताया कि इसमें OCI और POI को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब इसको एक साथ कर दिया गया है और नाम रखा गया है भारतीय कार्ड धारक प्रवासी। ओके, अब एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं तो क्या भारत का नागरिक होगा? आप बताइए। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ठीक है, विदेशी मूल की कोई पत्नी है वह होगी कि नहीं होगी? वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान चले गए थे, विभाजन के बाद चले गए। और है डी कि एक व्यक्ति जो परपोता परपोती दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु उसके माता पिता या नाना नानी संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक थे। इसमें कौन सा सही उत्तर होने वाला है आप बता सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और इसका आंसर जो होने वाला है सी है, सी इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि जो लोग भारत में विभाजन तक रहे, विभाजन के बाद भी रहे, लेकिन विभाजन के बाद तक उन्हें भारत रास नहीं आया और पाकिस्तान भाग गए। जब पाकिस्तान भाग गए और प्रवासी हो गए तो उन्हें भारत में आने के लिए या नागरिकता के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, पंजीकृत भी हो नहीं सकते क्योंकि वे पाकिस्तानी विचार के हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे इसका बताया भी गया कि किस किस तरीके से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो एक बच्चा जो वयस्क है, माता पिता में दोनों या कोई एक भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। लेकिन 2004 से
दोनों लोगों को भारत का नागरिक होना पड़ेगा। और उसमें से जो एक है वह अगर नियम के अनुसार है और किसी दूसरे देश का नागरिक है तो वह भी उसे नागरिकता मिल सकता है। भारतीय नागरिकता की विदेशी मूल पत्नी कार्यधारक नागरिक जो विदेशी मूल की पत्नी हो उसे भी नागरिकता मिल जाएगा। परपोती परपोता नाना नानी जो भी संविधान लागू होने से पहले भारत में रहे हों तो वो भी नागरिक हो जाएंगे। तो ये सब देख रहे हैं कि इन्हें नागरिक मिल जाएगा, नागरिकता हो जाएगी। अब बाकी जो पाकिस्तान अब बांग्लादेश अन्य देशों में चले गए हैं और इन्हें निर्धारित किया गया है तो उसे नागरिकता से वंचित किया गया है। प्रश्न पर विचार करिए। पहला है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 371A से लेकर 371I तक अंतर्दिष्ट किया गया है। बिल्कुल। दूसरा है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य है किंतु नागरिकता एकहरी है। इसमें यह सही होगा कि नहीं सोचिए। और कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं होगा। भाई ऐसी बात तो नहीं है। वो कभी भी नागरिक कोई प्राप्त कर ले, चाहे भारत का जन्म से नागरिक हो, पंजीकरण से कैसों तरह से नागरिक हो, उसे भारत की नागरिकता से वंचित किए जाने का भी प्रावधान है। वह कभी भी उसे मतलब कि वंचित किया जा सकता है। जो है दूसरा में कि भारत तथा अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र है, मतलब कि संघ और राज्य है लेकिन नागरिकता एकहरी है। तो बिल्कुल नहीं, नागरिकता क्या है, दोहरी है। तो अब 2 ठे गलत है तो एक जो है सही होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे डी जो है सही होने वाला है। अब इसमें बात करें तो कौन कौन से जो देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो 371 है, 371I तक हैं। तो इसमें आप एक ट्रिक है जिसे याद कर सकते हैं और इस ट्रिक को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। जो ट्रिक है, नाम आपका सिम्मी रुकिए, यह ट्रिक है, इसे आप इन सातों को याद रख सकते हैं। नाम आपका सिमी आलू गोभी कटहल, इसी में सभी आ जाएंगे जितने भी विशेष राज्य का दर्जा जिन्हें दिया गया है। तो न से हो गया नागालैंड, आसाम, मणिपुर हो गया। तो ये हो गया नागालैंड, ये हो गया आसाम, ये हो गया मणिपुर, ये से हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। और ये हो गया आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी APU यूनिवर्सिटी की बात हो गई। तो कट हो गया, देखिए ये हो गया A, यह B हो गया, यह C हो गया, D हो गया और E तक हो गया। स से हो गया सिक्किम, स से हो गया सिक्किम और म से हो गया मिजोरम। तो E की बात हो गया F हो गया और G हो गया। आलू से हो गया अरुणाचल, GH हो गया, ठीक है। और गोभी यानी गोवा हो गया, I हो गया और कटहल कर्नाटक, J हो गया। तो कुल 10 राज्य हैं जो कि विशेष स्तर का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। इतना आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। और आगे चलते हैं अगला प्रश्न के साथ। बताया जा रहा है कि 1955 का जो अधिनियम है, पंजीकरण के लिए कितने वर्ष तक भारत में उसे रहना होगा, बिताना होगा। तो इसका आंसर मैंने आपको
कई टाइम जब नागरिकता के बारे में समझा रहे थे तो बताया। तो ये कितना है, 7 वर्ष जो है भारत का उसे नागरिकता मतलब कि मिलेगी जब 7 वर्ष भारत में रह लेगा। और उसे 12 वर्ष पर अगर कोई प्रवासी है तो प्रवासियों को 12 वर्ष के बाद नागरिकता प्राप्त होती है। ऐसे ही निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो चुनाव आयोग नागरिकता के लिए नियम बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा, संसद बनाएगी और उसकी विधानसभाएं मिलाएगी या संसद बनाएगी। तो सीधी सीधी बात है, केवल इसमें संसद इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार है, किसी को इसमें आवश्यकता नहीं है, चुनाव आयोग के वगैरह कोई काम नहीं है। तो इसमें आंसर जो होगा सांसद हो जाएगा इसका उत्तर। आगे की तरफ अगला प्रश्न जो है यह है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 अक्टूबर 2019 में हुआ, आपको पता है 11 दिसंबर 2019। तो ये 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून प्राप्त हुआ है। देखिए 2020 में यह पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों में ये सब आते हैं। तो 2020 में हमने वही चीज़ बताया जो आपको अभी पिछले वाले संशोधन में दिखाया कि 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया 10 जनवरी को, और 12 दिसंबर को इसे अधिसूचित भी कर दिया गया। ठीक है, और इसमें जो 6 कम्युनिटी हैं वह चाहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हैं, केवल इन्हीं देश के, तो उन्हें थोड़ा छूट मिला है, यानी 12 साल की जगह पे उन्हें खाली 5 साल भारत में रहते हैं तो नागरिकता मिल जाएगी। और बाकी अन्य देश के हैं तो उनके लिए सेम टू सेम प्रावधान है। इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ है, ऐसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत NRI वर्गीकरण। ठीक है, फेमा यानी फॉरेन, देखिए FEMA फेमा होता है, और 1999 में यह अधिनियम लाया गया था। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये इसके फुल फॉर्म है, और इसके अंतर्गत बताया गया कि NRI कौन है। NRI तो 3 तरह से विदेशी जो होते हैं उनको प्रावधान में लाया गया था। 2005 में जो है POI लाया गया था, OCI लाया गया था। ठीक है, OCI जो है 2005 में लाया गया था। अब देखिए, तो NRI और मतलब कि POI और OCI को तो एक कर दिया गया इन लोगों को जोड़ के, लेकिन NRI अभी आपने नहीं समझा। NRI की बात करें तो फेमा ने जो 1999 में नियम एक्ट बनाए NRI को चिन्हित करने के लिए, उन्होंने बताया कि आप एक वित्तीय वर्ष 182 दिनों से अधिक समय तक विदेश में रह रहे हों। ठीक है, कह रहा है कि अगर आप आधा साल 6 महीने तक भारत को छोड़ करके कहीं रहते हों, कहीं कमाते हों, खाते हों, किसी जॉब के लिए रहते हों, बहुत से लोग हैं जो 2 साल रहते हैं, जबकि दुबई रहते हैं, तो नेपाल और भूटान की छोड़ करके तो वह NRI कहे जाएंगे। अपने जो भी दस्तावेज के साथ विदेश जाने या अनिश्चित अवधि के लिए भारत के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो वह चाहे किसी भी पैसे के लिए या रोजगार के लिए चले गए हों, या अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय जो जहाज़ पर काम करते हैं तो उन्हें भी 6 महीने तक, 7 साल भर तक जहाज़ पर रहते हैं और वह उसकी यात्रा करते हैं, तो वह भारत के बाहर रहे हैं, तो वह भी क्या हो जाएंगे, NRI हो जाएंगे, वह भी NRI ही हो जाएंगे। सब मिला के 6 महीने तक जो किसी भी तरीके से भारत से बाहर आता है वो NRI में गिना जाएगा। तो यह NRI के लिए कई सारी सुविधा हमें
भारत ने दे दी है जो NRI हैं। तो वे इनके लिए क्या है कि भारतीय बैंक में खाता खोल सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, धन वापस भेज सकते हैं भारत को लिए, क्योंकि भारत में उनके लोग तो रह रहे हैं, उनके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची लोग हैं, तो वे अपने परिवारजनों के लिए भी पैसा भेजते हैं। तो बताइए, अब उनके लिए सुविधा नहीं मिलेगी तो कैसे अपने भाई बार बार नहीं ना 6 महीने में भारत आएंगे फिर 6 महीने में जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब काम के लिए निकले हैं तो थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए उनके लिए कुछ सुविधाएं दे दी गई हैं। और IT जो है उनके तहत जो है उनके लिए अधिनियम है, देनदारी का अधिनियम भी बनाया गया है। तो यह बिल्कुल हमारे देश के द्वारा उनके लिए जो प्रावधान है किए गए हैं। अब आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत उन्हें कुछ छूट दी गई है कि अगर वो मतलब वही बात है, 182 दिन, एक आधा साल तक भारत में रहे हों तो वे आयकर अधिनियम के अंतर्गत उन्हें जो है छूट मिलेगा। वित्तीय वर्ष 60 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए पिछले वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के 4 वर्ष के दौरान या 365 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहे हों। मतलब कि कुछ उसके पहले भारत में कई सालों तक रहे हों, 3 साल भर रहे हों, फिर उसके बाद गए हों काम करने के लिए। तो मतलब ऐसे अगर चल रहा है तो बिल्कुल उन्हें जो है वह NRI में आएंगे, उन्हें छूट वगैरह मिलेगी। और क्या है कि 60 मतलब कि वही 182 दिन तक रोजगार के रूप में भारत चले गए हैं, वही सेम से बातें यहाँ पे दी गई हैं। अब 180 दिन यदि वह भारतीय नागरिक हैं और POI OCI जो भारत के दौरे पर आता है लेकिन उसके भारतीय स्रोतों से आय 15 लाख रुपए से अधिक है तो वह भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो वह अनिवासी नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो POI कौन है। अब हमने बताया कि POI यानी POI पूरा इसका नियम यहाँ पे समझ लीजिए। पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया कौन है, जो भारत का जन्म लिया हो, भारत में रहा हो, भारत का मतलब उसके नाना नानी उसके वंश जो भारत में रहे हों, बाद में वह चला गया हो, उसके लिए क्या प्रावधान है। 1955 में इसके लिए प्रावधान भी किए गए और POI लाया गया। देखिए OCI जो है 2005 में लाए गए, POI 2005 में लाया गया और OCI क्योंकि POI जो है पहले से ही है। अब वैध पासपोर्ट हो, यानी अगर भारत से गया हो तो उसके पास भारत का वैध पासपोर्ट रहेगा तभी ना विदेश जाएगा, तो वह POI कहलाएगा। नहीं, पासपोर्ट जिसके पास रहेगा वही POI कहलाएगा। उसके नाना नानी दादा दादी ये सब लोग जो है भारत में रहे हों, भारत के नागरिक रहे हों, ये सब भी उसमें है। यदि आप भारत नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति के जीवन साथी हैं, ठीक है ना, कोई चाहे भाई भारत का नागरिक है और वह कोई विदेशी व्यक्ति के साथ शादी कर लेता है और वहाँ पे जाता है, भाई बाहर जाएगा रहेगा, तो वो हो जाएगा POI, यानी वो वर्जिन है लेकिन भारत का नागरिक है और बाहर चला गया है। ऐसे ही NRI के लिए भी मानदंड जो है देख सकते हैं, यही सिर्फ है कि रोजगार के अधिकार के लिए NRI गया हो। NRI जो भी है चीज़ें आप देख ही रहे हैं, NRI का हमने बता दिया है। तो POI सब मिला करके है कि पर्सन ऑफ ओरिजिन वही होगा जो जिसके पास कभी न कभी भारत से गया हो, तो उसके पास भारत का वैध पासपोर्ट होना चाहिए। अगला जो OCI के लिए भी यहाँ पे प्रावधान है, 2005 में इसको लाया गया बताया और 1955 में इसमें संशोधन करके इसे जोड़ दिया गया। और एक व्यक्ति जो है 1950 को या उसके बाद जो है किसी समय भारत का नागरिक था, ठीक है, 1950 के बाद भी भारत का नागरिक था और दूसरे देश का अब नागरिक है, यानी बाद में चला गया और दूसरे देश का नागरिक है लेकिन उस क्षेत्र के संबंधित जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया था। सब मिला के OCI वही होगा जो मतलब 15 अगस्त के बाद भारत का हिस्सा रहा हो
और वह उसके बाद जो है कहीं चला गया हो, किसी दूसरे देश में चला गया हो, या उसका जो वंश है, पोता पोती नाना नानी जो है, ये लोग यहाँ पे रह रहे हों या रहे हों, तो वे POI कहलाएंगे, यानी OCI कराएंगे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि उन्हें सिटीजन प्राप्त करने का थोड़ा सा उन्हें कुछ अधिकार है। अब कोई व्यक्ति 18 साल का कम आयु का बच्चा है तो बिल्कुल इसमें शामिल हो जाएगा, और नाबालिग बच्चा है, माता पिता में से एक कोई नागरिक है तो अभी इसमें आ जाएगा OCI में। और OCI का विदेशी मूल जीवन साथी बशर्ते पंजीकृत हो तो वह भी यहाँ पे OCI कहलाएगा। और OCI जो कार्ड धारक है वह राजपत्र में प्रकाशित करता है, और यहाँ पे जानकारी जो है, यहाँ पे कई सारी जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो OCI के लिए यहाँ पे सब प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है, अब यही सब है कि शासन की मंजूरी मिलेगी, सेवाओं की उन्हें से देखिए इसमें OCI वाला जो है उन्हें शासन में कैंसुलर सेवाओं में पहुंच मिलेगी, मतलब कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे उनके काम करने के लिए अधिकार मिल जाएगा। अगर वह भारत में निवास करने का निर्णय देता है तो उन्हें और भी सारी सुविधाएं मिलेंगी, और उसे NRI के समान अधिकार भी मिलेगा, उसे NRI भी मतलब अधिकार मिल जाएगा। इसी तरह जो है अब वो जो है जो OCI है वह कुछ काम नहीं कर सकता, जैसे वोट नहीं दे सकता, सरकार का सदस्य नहीं बन सकता, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, ये सब नहीं बन सकता जो सरकारी पद पर है। ठीक है, बड़े पद हैं वो सब नहीं बन सकता, इसलिए जो है यह, और वह जो है भारत में कोई भूमि भी नहीं प्राप्त कर सकता, भारत में नौकरी भी नहीं प्राप्त कर सकता जो OCI वाले हैं। तो इस तरह से ये सब नियम जो है आपने पढ़े। आज नागरिकता संबंधित इतनी सारी जानकारी थी, और अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या है, कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।